वेलकम टू दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र सर जीके में स्वागत है। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम 3000 क्वेश्चन आपसे पर दिन लेकर आएंगे। इसका बैच हमने चालू कर रखा है और हर दिन नए-नए प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से प्रत्येक प्रश्न को और इनके सही जवाब दें। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने आने जा रहा है, वो ये रहा। भारत के राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत का किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, भारत के किसी राज्य का, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति भारत का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यानी कि 25 ईयर्स आपकी उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। तभी वो व्यक्ति क्या है, आपका मुख्यमंत्री बन सकता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है आपका? भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत का भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष? 25 वर्ष किसके लिए होती है? तो आपकी लोकसभा के लिए। 18 वर्ष वोटिंग एज है। इस यानी कि 18 साल की आयु में आपको बालिग समझा जाता है और आपको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। 35 साल की आयु में आप राष्ट्रपति, राज्यपाल इनके चुनाव में आपकी खड़े हो सकते हैं और इन नियुक्ति हो सकती है और 30 साल राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है, तो ठीक जैसे उप राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के अंदर में आपका राज्यपाल होता है और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? तो 35 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न, निम्न मुख्यमंत्री में से कौन सबसे लंबे समय तक अपने पद पर कार्य करते रहे? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से उन मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो सबसे अधिक लंबे समय तक अपने पद पर कार्य करते रहे। तो पहला पहला नाम है ज्योति बासु, दूसरा पवन कुमार कामलिंग, तीसरा ए.के. नायर, चौथा एम.जी. रामचंद्रन। सही जवाब क्या है इसका? तो ज्योति बासु सबसे लंबे समय तक अपने पद पर कार्य करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? एक केंद्र शासित प्रदेश, अगर उसमें कोई प्रमुख के पद पर हेड क्या, जैसे राज्य में आपका कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वैसे ही केंद्र में क्या होता है, आपको ये बताना है, उसका प्रमुख का नाम बताना है। तो ऑप्शन क्या है? ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति या फिर डी राष्ट्रपति। तो बताइए, एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन प्रमुख सबसे पद पर होता है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के सारे कार्यभार को देखता है? तो सही जवाब क्या है इसका? आपका उप राज्यपाल। जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन होगा? तो उप राज्यपाल होगा, जो सारे मामलों की देखरेख करता है। अगला प्रश्न, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए।
भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम बताना है। तो पहला क्या है ऑप्शन, मनमोहन सिंह। दूसरा, प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वेंकैया नायडू। अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रणब मुखर्जी हमारे क्या थे, तो ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। और वेंकैया नायडू आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये दोनों के दोनों नाम क्या हो गए, खत्म हो गए ऑप्शन में से। बचे आपके पास दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, या तो मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। अब आपको इन दोनों में से किसी कोई एक आपका सही आंसर है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, सही आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। ये हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। अगला प्रश्न, निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो पहला क्या है, मनमोहन सिंह। दूसरा क्या है, नरेंद्र मोदी। तीसरा क्या है, जवाहरलाल नेहरू। और चौथा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। फिर हम ऑप्शन पे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। तो ये तो ऑप्शन में से पहले ही बाहर हो चुके, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये इनका जन्म उससे पहले ही हो चुका होगा। दूसरे नंबर पे हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जी के। तो इनकी भी आयु क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये भी क्या है, स्वतंत्र भारत में पैदा नहीं हुए। मनमोहन सिंह की बात करें तो इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये भारत। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी भारत के क्या है, प्रथम ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो देश आज़ाद होने के बाद पैदा हुए थे। निम्न में से किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कार्यवाहक के रूप में काम किया है जिन्होंने। तो पहला ऑप्शन क्या है, मनमोहन सिंह। दूसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तीसरा है गुलजारी लाल नंदा। और चौथा क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। सही ऑप्शन क्या है इसमें, तो चौधरी चरण सिंह को हम किसानों का नेता के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, गुलजारी लाल नंदा आपके क्या हुए, तो भारत के प्रथम निम्नलिखित ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। किन्होंने, तो गुलजारी लाल नंदा ने। अगला प्रश्न जो है वो ये रहा, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। अगर आपने पिछला प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आंसर उत्तर बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी राज्यपाल। बताइए सही आंसर क्या होगा। किसे भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, तो किसे माना जाता है, आपका प्रधानमंत्री को। जी हाँ, सही कहा, प्रधानमंत्री आपके कौन होते हैं, तो भारत में के प्रमुख कार्यकारी माना जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में काम किया था। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र जब भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया था। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो किन्हें सबसे पहले गृह मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, तो देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका।
सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका क्या बनाया गया था? स्वतंत्र जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सर्वाधिक बार झंडा फहराया? सर्वाधिक झंडे फहराए यानी कि सबसे अधिक बार झंडा। निम्नलिखित जो प्रधानमंत्री दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया है लाल किले पर? बताइए। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हमारे कौन रहे हमारे देश के? तो जवाहरलाल नेहरू रहे सबसे ज़्यादा बार। तो सबसे अधिक बार क्या झंडा फहराने का कार्यकाल किसके हाथ में जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि इनका कार्यकाल लंबा रहा था। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले पर सर्वाधिक बार झंडा फहराया था। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? कौन हमारे ऐसे थे कि थे हमारे देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो सही ऑप्शन क्या है? इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी ऐसी पहली प्रधानमंत्री थी भारत की जो मुख्यमंत्री नहीं थी प्रधानमंत्री बनने से पहले। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का क्या अर्थ है? यानी कि आपको ये बताना है कि सदन का नेता का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री को हम सदन का नेता कहते हैं, ऑप्शन बी है विपक्ष के नेता को सदन का नेता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है सत्ता दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य सदन का नेता कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री जिनको प्रधानमंत्री सेलेक्ट करते हैं अपने आधार समझ से, उन्हें उन्हें हम सदन का नेता कहते हैं। तो बताइए लोकसभा में सदन के नेता का क्या अर्थ होता है? सही आंसर क्या है? तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में सदन का नेता माना जाता है आपका। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक है? अगर आपको लोकसभा की सीटों की संख्या याद है तब तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। वैसे भी सबसे आसानी से आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यूपी जो है आपका सबसे बड़ा राज्य है। तो यूपी में हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश, जिसे तो उत्तर प्रदेश आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्या होगा? तो सबसे अधिक लोकसभा के सीटों की संख्या होगी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे अधिक सीटों की संख्या होगी लोकसभा में। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 80, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल की में 42, और बिहार में कितनी है लोकसभा के सीटों की संख्या? 40। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा के सीटों की संख्या है, कितनी है? तो 80। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपको ये बताना है। अभी करंट में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, तो आपको इनका निर्वाचन क्षेत्र बताना है, जिन्हें हम जो हमारे वर्तमान में मौजूद हैं, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र बताइए। अब आप
आपको यहाँ परेशान करने वाली बात ये है कि चारों ऑप्शन राजस्थान और चारों राजस्थान से संबंधित नाम दिए गए हैं। तो आपको अगर सही प्रश्न उत्तर पता होगा तो आप सही जवाब दे पाएँगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ए बूंदी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? कोटा राजस्थान के अंदर में। सी अलवर और डी बीकानेर। तो बताएं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? हाँ, सही पहचाना आपने। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कोटा राजस्थान। ठीक है, ओम बिरला जी के लोकसभा स्पीकर जो है हमारे, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कोटा राजस्थान। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? आपको, क्योंकि पहले थे ये किस लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उनका उस क्षेत्र का नाम बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? इंदौर। दूसरा क्या है? पटना। तीसरा क्या है? वाराणसी। चौथा अमेठी। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, सही पहचाना आपने। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इंदौर। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो उनका तो आपका इंदौर इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, अब आपको ये बताना है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन है सुषमा स्वराज। ऑप्शन नंबर बी है मायावती। ऑप्शन नंबर सी है सुचेता कृपलानी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? नंदिनी सतपथी। बताएं स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ, सही आंसर क्या है? तो आपका सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी हमारे स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न ये रहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसकी रिटायरमेंट की एज क्या है? आपको उसकी रिटायरमेंट की एज बतानी है, उम्र बतानी है। तो आंसर क्या है? 60 साल। बी क्या है? 65 साल। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 67 साल, 67 ईयर्स। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 70 साल। सही आंसर क्या है इसमें? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो किस आयु पे रिटायर हो जाएगा? तो 65 साल। 65 साल की उम्र में उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? तो आपका वो रिटायर हो जाएगा अपने पद से। अगला प्रश्न ये रहा, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की फर्स्ट मुस्लिम लेडी का नाम बताना है। ऑप्शन है फातिमा बीवी। दूसरा वी खालिदा वी खालिद। तीसरा श्री बेनज़ीर इस्लाम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? एम फ़ारूक। बताएं सही ऑप्शन क्या होगा इसका? उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है? तो फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जी आपकी क्या हो गई? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति हो गई। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? अब आपको नीचे दिए गए ऑप्शनों में से ये बताना है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है? मुंबई हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। और चौथा क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है हमारा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये हमारा सबसे पुराना न्यायालय है। अगला प्रश्न ये रहा, अगर पंचायत स्थगित हो तो कब तक चुनाव हो जाना चाहिए? अगर पंचायत क्या है कि कोई भी
मेंबर ना हो, बर्खास्त हो गई हो, तो कितने महीने के अंदर उसमें चुनाव हो जाना चाहिए, बताना है आपको। ऑप्शन क्या है आपके पास? 3 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर, और ऑप्शन सी क्या कहता है 9 माह के अंदर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 12 माह के अंदर। तो बताइए कि अगर पंचायत स्थगित हो जाती है तो कितने महीनों के भीतर इलेक्शन होना चाहिए? तो सही ऑप्शन क्या है आपका? 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। अग दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।